नमस्कार मित्रों। भारत के मध्य हिमालयी राज्य उत्तराखंड में, जो कि दो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से घिरा हुआ है, आजकल बहुत कुछ डेमोग्राफी के बारे में बातचीत चल रही है। विशेषकर हल्द्वानी के प्रायोजित दंगों और पुरोला के लव जिहाद के विषय को लेकर या अनेक वहाँ पर जो सरकार द्वारा दर्ज की रिपोर्ट्स हैं, उनके आधार पर यहाँ डेमोग्राफी चेंज होने का जो विषय तूल पकड़ रहा है, उस पर सरकार किस प्रकार संज्ञान लेती है। वैसे वर्तमान जो मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड के, वे इस विषय पर काफ़ी गंभीर हैं और इस पर कार्रवाई भी चलती जा रही है और चलती रहेगी भविष्य में। क्या है कि संप्रदाय विशेष के युवकों की ओर से उत्तराखंड की लड़कियों को बहला फुसला कर ले जाने के मामले में अचानक बढ़ोतरी पिछले वर्ष देखने को मिली थी। अब इसके लिए कौन जवाबदार था, कौन ऐसे काम कर रहा था, कौन ब्लैक शीप काली भेड़ थी जो कि ऐसा काम कर रही थी? क्या उसके लिए खुद उत्तराखंड के लोग जवाबदार हैं, या यह षड्यंत्र जो प्रायोजित षड्यंत्र है उसके भी यह भाग बन गए हैं छोटी छोटी चीज़ों के लालच में आकर के? अब इस पर विस्तार से उत्तराखंड वालों कान खोल के सुन लो, दिमाग लगा के सुन लो। जो आपके ठीक नाक के नीचे चल रहा है, संविधान को ताक में रख करके आपके घरों में सांप घुसाए जा रहे हैं ताकि आपकी पहचान को ख़त्म किया जा सके। गजवाए हिंद का जो ऐलान है, फतवा है, उसको साकार किया जा सके। इस पर तो पिछले 20 साल से काम चल रहा है उत्तराखंड में। सनातनियों की पवित्र भूमि, जहाँ की सनातनियों के बहुत सारे तीर्थ हैं, ऋषि मुनियों की, सनातनियों के ऋषि मुनियों की जो भूमि है, जहाँ पर सनातनियों के अनेक प्राचीन ग्रंथ लिखे गए, जहाँ पर तपस्थलियाँ हैं, इन पर जो युद्ध स्तर पर जिहाद चल रहा है गजवाए हिंद के तहत, अगर इस चीज़ को आप अगर स्वीकार नहीं कर सकते हो, इसको एक प्रकार से प्रोपेगेंडा मानते हो, तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल होगी। क्योंकि मैंने बताया ना, 9 राज्य, 200 जिले, 900 तहसीलें इसकी चपेट में आ चुके हैं। वही हाल उत्तराखंड का होने वाला है। यहाँ अभी शुरुआत है, अगर सुधर गए तो सुधर गए, नहीं तो बर्बाद है। संप्रदाय विशेष के युवकों की ओर से लड़कियों को बहला फुसला कर ले जाने के मामलों में अचानक बढ़ोतरी का मामला दर्ज किया गया था पिछले साल। 5 महीनों में 48 मुकदमे उत्तराखंड में दर्ज हुए थे गत वर्ष। लगभग ये लगा लो कि 10 मामले हर महीने, ज़्यादातर मामले नाबालिग बच्चियों के अपहरण से संबंधित थे। इसमें पॉक्सो के तहत भी आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की गई थी। ये तो सरकारी आंकड़े हैं, जो वास्तविक आंकड़े हैं चौंकाने वाले हैं। मैंने अल्मोड़ा में किस प्रकार से इस प्रकार के काम हो रहे थे, बहला फुसला करके ले जाने के, कई संज्ञान में डाले थे इस विषय को कि ये सब चल रहा है फेसबुक के माध्यम से। लेकिन उन्होंने ये बोला कि ये तो अंधभक्त हैं और ये अंधभक्ति की ओर अधिक है। अब जब सरकार की आंखें खुली, सरकार के पास आंकड़े आए, लिखित में आए, तो उसके बाद भी अगर आंखें नहीं खुलती हैं तथा कथित सेकुलर प्रजाति के लोगों की या वामपंथियों की या जिहादियों के जो काम हैं वो बंद नहीं होते हैं, तो यह एक गंभीर विषय उत्तराखंड के लिए नहीं, पूरे देश के लिए बनता है। यहाँ पर विषय यह है कि तमाम उत्तराखंड के जो लोग हैं, बुद्धिजीवी हैं, चाहे वो महिला मंगल दल है, सांस्कृतिक प्रहरी हैं, तरह तरह के उत्सव चल रहे हैं, छोटे छोटे टाउन में भी उत्सव चल रहे हैं, हर आदमी उत्सव कर रहा है। अच्छी बात है, हमारे कलाकारों को जॉब मिल रहा है, पर लेकिन जन जागरण, जो तुम्हारी पहचान, तुम्हारी संस्कृति पर सेंध लग रही है,
ये संस्कृति किस काम की रहेगी अगर यह सब कुछ हो जाएगा आने वाले कुछ ही वर्षों में, तो आपकी संस्कृति इत्यादि सब ये धराशायी हो जाएंगे। इस मामले में क्या हुआ था कि पूरे साल में 76 केस दर्ज हुए थे पूरे वर्ष में 2023 में। इस हिसाब से लगभग 10 से 12 सरकार के आंकड़े जो हैं ये बताते हैं कि ऐसे नाबालिग लड़कियों के अपहरण से संबंधित मुकदमे दर्ज हुए थे और पॉक्सो के तहत आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई भी की गई थी। अब क्या होता है कि मुख्यमंत्री ने पिछले वर्ष मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी ने पिछले वर्ष मुख्यमंत्री साहब ने पुलिस अधिकारियों और इंटेलिजेंस अफसरों की स्थिति पर बारीकी से नज़र रखने के निर्देश भी दिए थे कि एलआईयू वाले हों या पुलिस वाले हों, इस पर ध्यान दें। एकाएक इस तरह के मामले बढ़ने से प्रदेश में कानून व्यवस्था कायम रखना भी एक चुनौतीपूर्ण बनते जा रहा है। जैसे कि आपको पता है, कुछ दिन पहले उत्तरकाशी में, कुछ महीने पहले उत्तरकाशी में महापंचायत बुलाने की बात का भी आपने जिक्र सुना होगा सोशल मीडिया में कि वहाँ पर क्या क्या चल रहा था। पुलिस के जो आंकड़े हैं वे भी इस स्थिति को बताते हैं। ये मामले ज़्यादातर अपहरण पॉक्सो में दर्ज किए गए थे। सूत्र बताते हैं पिछले वर्ष के कि सोशल मीडिया पर हुई गतिविधियों के चलते जो लोग हैं जागरूक होकर ऐसे मामलों में आगे आ रहे थे। पुलिस भी इन पर कार्रवाई कर रही थी और लगभग सभी आरोपियों को इसके चलते गिरफ्तार किया गया था। एलआईयू को भी निर्देश दिया गया था, भाई इन विषयों पर आप नज़र रखें। लेकिन एलआईयू के संज्ञान में जब विषय आएगी, कोई मुकदमा दर्ज करेगा, कोई उनको डालेगा तो वो आगे आ सकते हैं। ऐसा भी है कि कभी कभी एलआईयू को गलत रिपोर्ट देते हैं और अपने स्वार्थ के चलते रिपोर्ट देते हैं। ये सब चीज़ें होती हैं और नहीं बताते हैं क्योंकि बड़ी पार्टियां, राजनीतिक प्रेशर पीछे होता, तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं कि पूरी रिपोर्ट नहीं। तो लगभग जो 10 का आंकड़ा बता रहे हैं ना पर महीने, कम से कम 30 तक ये मामला है। कई लोग तो मामलों को छुपाते हैं क्योंकि लोक लाज समाज के कई नियम हैं। अब इनके पीछे कौन रिस्पॉन्सिबल है इन मामलों के पीछे? ये उत्तराखंड पुलिस को नए डीजीपी साहब आए हैं, उनको सोचना पड़ेगा और हमारी उनसे प्रार्थना है कि वे जरूर जो है दोबारा इस विषय को संज्ञान में लें कि कबाड़ जिहाद जो उत्तराखंड में चल रहा है, सड़क के किनारे डंप लगा के बैठे हुए हैं, गांव में जाते दूर दूर तक सिर में लेके आते हैं। अगर 1 किलो लोहा है तो एक पूरे लोहे की कीमत जो रामनगर, हल्द्वानी, ऋषिकेश या जो दूसरी जगह वहाँ पहुँचते पहुँचते इसकी कीमत बढ़ जाती है। या गत्ता है या कागज़ है या दूसरी चीज़ें हैं जो कि बोतलें हैं, ये सारी चीज़ें हैं। क्या उत्तराखंड में टाउन्स में कबाड़ को ठिकाने लगाने के कोई साधन बन सकते हैं जिससे कि इसका कबाड़ को स्थानीय लोगों के रोज़गार को बढ़ाने के लिए इसका प्रोसेसिंग वहाँ के लोगों को यह काम दिया जाए, वे करें इसको और वहाँ पर इसका कुछ प्रोसेसिंग है। अन्यथा इसका एक पार्टिकुलर जगह इसकी बनाई जाए, डंपिंग किया जाए, सरकार इस पर आगे कार्रवाई करे। ये जो सेना भेजी गई है गजवाए हिंद की उत्तराखंड देवभूमि में, गांव-गांव में कबाड़ के नाम पर, कबाड़ की आड़ में वहाँ की बेटियों को बहला फुसला करके बाहर ले जाना और मालूम करना, सर्वेक्षण करना कि किस घर में क्या कमजोरी है, किसकी लड़की जवान है, किसकी घर में झगड़े हो रहे हैं, किसकी बहू को हम भगा सकते हैं, यह सब क्रियाएं उत्तराखंड के गांव में जा करके इसका सर्वेक्षण करते हैं कबाड़ी। थोड़े बहुत उसमें आकर के अपने घरों के अंदर जो इनके पुरानों के कुछ ताम्र पत्र हैं या वो तक इन्होंने कबाड़ियों को बेच दिया है। बैलों के गले में जो घंटी बंधती थी वो भी
इन्होंने बेच दिए हैं। जो लोहा जितना भी था पुराना ये सब बेच रहे हैं, और आए दिन जो नई चीज़ों का साइकिलिंग हो रहा है, जो प्लास्टिक इत्यादि, इसके बहाने ये लोग आते हैं। सिर्फ बहाना प्लास्टिक का कबाड़ का होता है, इसके पीछे और काम होते हैं। ह्यूमन ट्रैफिकिंग, सर्वेक्षण, सुदूर सीमांत क्षेत्रों में उत्तराखंड के सैनिक अर्धसैनिक बल के लोग रहते हैं, उनके बच्चे गांव में रहते हैं। कौन किसकी ड्यूटी कहाँ पर है, क्या करता है, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन ये लोग ले लेते हैं। जब आपके घरों में कोई कागज़ होता है तो उन कागज़ों के अंदर अनजाने में कभी कभी क्या होता है कि आपकी महिलाएं उन चीज़ों को कबाड़ी को दे देती है। उनकी उसके अंदर, उस कागज़ के अंदर बहुत सी वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन होती है, और उस पर जो छान करते हैं, जब कबाड़ी छान करते हैं, वो स्लीपर सेल वाले हैं, वो छांटते हैं तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें खंगाल करके उनको मिलती है, जिसका कि पाकिस्तान स्थित ISI में हेडक्वार्टर में इनको भेजा जाता है। एक बात। दूसरी बात यह है कि आपने देखा होगा जो पुराने अर्धसैनिक बल के हैं या सरकारी कर्मचारी हैं, केंद्र सरकार के कर्मचारी या राज्य सरकार के कर्मचारी रहे हैं या सेना में रहे हैं, कि जो कोई भी चाहे अनक्लास डॉक्यूमेंट हो चाहे कॉन्फिडेंशियल हो, उसको जो है जलाया जाता था, आज भी जलाया जाता है, उसको डिस्ट्रॉय किया जाता है, चाहे वो डिजिटल है, CD में है, चाहे किसी भी रूप में है, फिजिकल डिजिटल प्रिंट किसी भी प्रकार का, उसको डिस्ट्रॉय करना नियम है। इंडियन सीक्रेट एक्ट 1923 को अगर देखा जाए तो वह सब पर लागू होता है, जनप्रतिनिधि हों चाहे कर्मचारी हों, सैनिक हों असैनिक हों, सब पर लागू होता है। सरकार की कोई भी इंफॉर्मेशन लीक होना। अब क्या होता है कि अनजाने में, जानबूझकर नहीं, उनके घरों में जो डॉक्यूमेंट होता है वो बच्चे भी लालच में, कुछ पैसे के चक्कर में वो भी डॉक्यूमेंट को बेच देते हैं। मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, पुरानी बात है। एक कोई ऑफिस था, मैं नाम नहीं लूँगा, उस ऑफिस में क्या करता था कि एक बाबू था, उसके पास जो पुराने रिकॉर्ड जलाने का उसके पास नियम था कि उसको जो है जलाना है। तो क्या होता था, असैनिक बात बताओ, असैनिक विभाग के, सैनिक विभाग नहीं था, सैनिक विभागों में तो बहुत स्ट्रिक्टली काम होता है। तो वो क्या करता था कि बोलता, बाबू को बोलता ठीक है इसको डिस्ट्रॉय कर देना। वो डिस्ट्रॉय करने के लिए पुराने रिकॉर्ड को अकाउंटेबिलिटी करके कि भाई डिस्ट्रॉय कर दिया है, तो ऑफिसर नहीं जाता था और वो डिस्ट्रॉय करके, बाबू डिस्ट्रॉय नहीं करता था, उसको कबाड़ी को भेज देता था। कबाड़ी उसको एनालाइज करता होगा। बाद में जब इंटेलिजेंस की रिपोर्ट गई कि ऐसा हो रहा है, तो बहुत सारा चीज़ इंटेलिजेंस से रिपोर्ट क्यों गई कि इंटेलिजेंस को जो कबाड़ के पास कुछ मिला डॉक्यूमेंट, तो कहाँ से आया, क्या आया, छुआन तो यहाँ से आया, तो यहाँ से पता चला कि ऑफिसर वहाँ पर फिजिकली नहीं था, जबकि सरकार का रूल है कि ऑफिसर के सामने इसको डिस्ट्रॉय किया जाएगा। तो ये इस प्रकार के डॉक्यूमेंट को उत्तराखंड में वे लोग, प्रिंट मीडिया हो या कैसे भी हो, कैसे भी उनको मिलता है, उनको एनालाइज करते हो, डिजिटल मिलो, CD के रूप में हो, पेन ड्राइव के रूप में हो, तो ये इसको एनालाइज करते हैं। वैसे आजकल आपके मोबाइल से भी काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन लेने का चलता है, पर लेकिन जो पुराना प्रोसेस था उनका आज भी वो कायम है। उत्तराखंड के गांव में वहाँ से कई चीज़ें ले करके, उनके लोगों को देख करके, कौन सा यूनिट कहाँ पर है, कौन सा आदमी कौन से बटालियन में कहाँ पर स्थित है, उसके घर में क्या है, उसको भी वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सेंसिटिव एरिया 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से जुड़ा हुआ इलाका है, वहाँ पर सैनिक बाहुल्य राज्य है, यहाँ पर कबाड़ियों को स्ट्रिक्ट उनका प्रवेश वर्जित करना यह सरकार की ड्यूटी बनती है। हमारा काम है बताना कि ये स्थिति हो रही है। इसको स्ट्रिक्टली DGP साहब से मैं नम्र में निवेदन करता हूँ कि कबाड़ियों का जो कि वहाँ पर स्क्रैप बीनते हैं, उनके पीछे मंशा और कुछ होती है, बशर्ते कि वो आते हैं पुलिस थानों में, अपना नाम दर्ज कराते हैं, पुलिस वाले भी उन पर नज़र रखते हैं। लेकिन गांव, कौन से गांव में जा रहा है, वहाँ का जो वार्ड मेंबर है, ग्राम प्रधान है या पंचायत का जो वरिष्ठ है, उसकी भी उसमें राय होनी चाहिए। भाई इस गांव में तुम घूमा है, कौन कौन से गांव में घूमा है, उस गांव का जो है उसको सर्टिफाइड करना पड़ेगा
और वो तभी घूम सकता है जब गांव का जो वरिष्ठ की, जो वहाँ का मुखिया है, उसकी उसको राय हो। अदरवाइज ह्यूमन ट्रैफिकिंग, बच्चियों का तो एक उदाहरण था ये पिछले साल जब उत्तराखंड सरकार के संज्ञान में आया, लेकिन राष्ट्र की सुरक्षा को किस प्रकार ये लोग स्कर्ट बीनने वाले सेंध लगा सकते हैं, इस पर भी सरकार को जागरूक होना पड़ेगा, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो। हम इस देश के नागरिक हैं, हमारा काम है सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोगों तक बात पहुंचाना जो कि राष्ट्र के हित की हो। आप इस बात को आगे बताएं, तो ये गंभीर विषय है। सिर्फ उत्तराखंड मध्य हिमालयी राज्य ही नहीं, और भी हिमाचल है या नेपाल, जो कि भारतीय सेना में नेपाल के लोग रहे हैं, वहाँ पर भी जो है यह कार्रवाई, उन पर भी सेंध लगाते हैं। यही नहीं, नॉर्थ ईस्ट की स्थिति पता है, तो राष्ट्र की सुरक्षा को सेंध लगाने में इनकी अहम भूमिका है। रोहिंग्या, बांग्लादेशी इस काम को अधिक करते हैं। वहाँ उत्तराखंड में यहाँ पर जो भी हमारे स्थानीय मुसलमान भाई हैं, गढ़वाली मुसलमान हैं या कुमाऊनी मुसलमान हैं, ट्रेडिशनल हैं, वे भी समस्या से जूझ रहे हैं। उनके ऊपर भी ये लोग जिहाद करते हैं, पर लेकिन वो चुप रहते हैं डर के मारे, क्योंकि एक बंधन में आना पड़ता है और इनको कभी भी ये टारगेट कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं, जबकि वे लोग अपने देवता भी पूजते हैं, मसाण भी पूजते हैं, तो वहाँ के स्थानीय जो मुसलमान पर। लेकिन जब वो ये लोग आते हैं, इनके धर्म प्रचारक आते हैं, तो ये अपने देवी देवताओं के भांडे बर्तन जो है इनको छुपा देते हैं पूजा इत्यादि के। तो ये सांस्कृतिक जो समस्या का समाधान उत्तराखंड बहुत दिन से कर रहा है। अब समय आ गया है इस पर जो है संज्ञान लिया जाए। सरकार संज्ञान लेगी, हमें पूरी आशा है कि इस तरह की संस्कृति का प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चर, जो हमारी संस्कृति की जो रक्षा और सुरक्षा बोल सकते हैं संस्कृति की, तभी हो सकती है। सांस्कृतिक कार्यक्रम करना कोई बुरी बात नहीं है, कलाकारों को अपनी संस्कृति को बढ़ाने में योगदान मिलता, पर लेकिन दूसरी तरफ जो सेंध लग रही भारतीय संस्कृति पर, उत्तराखंड की संस्कृति पर, वो एक संगीन विषय है। बार बार मुद्दे उठते हैं हमारे 4 धाम सनातनियों के, 5 प्रयाग, 5 बद्री, 5 केदार, हरिद्वार, इनको अधर्मियों से मुक्त करो, यह आवाज़ बार बार उठ रही है। तो सरकार को इसकी खोजबीन तेज करनी पड़ेगी, इस पर काम करना पड़ेगा। ये अकेले उत्तराखंड का विषय नहीं है, उत्तराखंड राज्य का विषय नहीं है, ये तमाम दुनिया भर के सनातनियों की पवित्र भूमि हरिद्वार है। सबकी हड्डियाँ हरिद्वार जाती हैं। वहाँ उस हरिद्वार को पूरा घेर चुके हैं बांग्लादेशी रोहिंग्या। अधार्मिक गतिविधियाँ वहाँ पर चल रही हैं, कूड़े के नाम पर हो, गरीबी के नाम पर हो। सिमिलरली उत्तराखंड के जो 5 प्रयाग हैं उनको घेरा जा चुका है, जिनका विषय में बार बार जिक्र किया मैंने। हल्द्वानी की स्थिति स्पष्ट है आपके सामने। कुमाऊं पर जिस प्रकार से अल्मोड़ा में या बागेश्वर में, पिथौरागढ़ में, टनकपुर में, चंपावत में, नैनीताल में जो स्थिति से किसी से छुपी नहीं है। इसके लिए राष्ट्र की सुरक्षा को देखते हुए 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से घिरे हुए इस मध्य हिमालयी उत्तराखंड राज्य में इस प्रकार के स्कर्ट बीनने वालों और फेरी वालों पर प्रतिबंध लगे। और भी मैं आगे बताऊंगा कौन कौन सा एलिमेंट है। पिछले उसमें हमने आपको बताया था कि जो एलिमेंट था वो था फेरी वाला, यह दूसरा एलिमेंट है स्क्रैप वाला। स्क्रैप बहाना होता है, वहाँ की बच्चियों को ह्यूमन ट्रैफिकिंग करके ले जाना, बेचना, ये सब प्रक्रिया चलती है। खरीदना, यहाँ तक खरीदने कई लालची लोग क्या होते हैं कि बेचते भी हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का काम करते हैं वहाँ पर, वे बेचते भी हैं। और यह लोग जो इस काम को करते हैं वे बिल्कुल शरीफ आदमी बनकर के काम करते हैं। इनको किराए पर देने वाले मकान, पहले सरकार उनको पकड़े कि जो लोग इनको किराए पर दे रहे हैं, अगर सरकार की मर्जी से वो किराए पर देगा तो सरकार जो एक प्रॉपर रूल कर ले कि इसको जो है इन्वेस्टिगेशन के बाद ही आप किराए पर दे सकते हो। प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के बाद हर टाउन में
उत्तराखंड के हर शहर में इन्वेस्टिगेशन टीम होनी चाहिए इनको किराए पर देने के लिए, इनका डंप स्टैब्लिश करने के लिए। ये नहीं कि फ्री स्टाइल में कोई पूछने वाला नहीं है और जो भी आए लूट मचा ले। यहाँ पे उत्तराखंड में यहाँ की बेटियों की लूट हो या यहाँ की ज़मीन की लूट हो या यहाँ की जो सांस्कृतिक लूट हो, ये सब जो है अब नहीं चलने देना चाहिए। सिर्फ उत्तराखंड के लोगों को नहीं, यह संदेश पूरे विश्व के सनातनियों को है कि अपनी पहचान बचाने का आपका समय आ गया है। अन्यथा जिस प्रकार से अमरनाथ में पत्थरबाजी होती है उसी तरह की पत्थरबाजी अब तो नहीं होती, खैर लगभग कश्मीर शांत है, पर लेकिन यह स्थिति लाने में अराजक तत्व कोई कमी नहीं छोड़ते हैं। उसी तरह से उत्तराखंड के 4 धामों में जाने वालों के लिए यह स्थिति आने वाली है बिल्कुल छोटे समय में। इस प्रकार के स्क्रैप्ट जिहाद को आप रोकिए और इसके कितने कॉन्सिक्वेंसेज हैं, क्या क्या इसकी हानियां हैं, मैंने आपको बता दिया है। इन लोगों को प्रतिबंध करें। जिस प्रकार से 500 लोग एकदम गायब हो गए हल्द्वानी से और पैसे उनको बांटे गए, उसी प्रकार से उत्तराखंड में जो स्क्रैप बिनने वाले हैं ये अपने पैसे से नहीं चल रहे हैं, इनको तनख्वाह मिलती है, ये एम्प्लॉयड हैं पाकिस्तान स्थित ISI स्लीपर सेल के। इनको जो है चीन से भी राहत मिलती है क्योंकि बहुत सारी सीमावर्ती राज्यों की जिलों की ये इन्फॉर्मेशन चीन की वेस्टर्न थिएटर कमांड को भी पहुंचाते हैं। ये बहुत बड़ा नेटवर्क है, नक्सलाइट है। भारत के संविधान की आड़ में यह सब हो रहा है। पैसे का लेन देन कितना भी डिजिटल कर लो, लेकिन हवाले का जो कार्यक्रम जारी है। मुझे यकीन है आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाओगे, शेयर करोगे और समझोगे। विशेषकर इस वीडियो को उत्तराखंड की महिला मंगल दल की अध्यक्षा हैं उन तक आप पहुंचाएं, यहाँ के जनप्रतिनिधियों को पहुंचाएं और ग्रुपों में पहुंचाएं ताकि जागरूकता बढ़े। आप हमारे चैनल ई दर्शन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। नमस्कार, धन्यवाद।